वेलकम बैक ख़वातीन औज़ात। आज के दौर में बहुत सारे लोग सफ़र करना चाहते हैं और सफ़र को सिर्फ तफरी समझते हैं, लेकिन वही कुछ लोग ऐसे हैं जो सफ़र को जीने का अंदाज़ बना लेते हैं। और ऐसे ही सफर कर भी रहे होते हैं। हाँ एग्जैक्टली, सफ़र कर भी रहते हैं। ऐसे ही एक बाहिम्मत और पुरजोश मुसाफिर हमारे आज के मेहमान हैं, जिनका नाम बिलाल आज़म है। बिलाल अब तक 34 से ज़ायद ममालिक का सोलो सफ़र कर चुके हैं और इंजीनियरिंग को खैराबाद करके इन्होंने सफ़र को अपना पेशा बनाया, जज्बा बनाया। और आज हम इनसे जानेंगे कि कम बजट में ज़्यादा ममालिक का सफ़र कैसे कर सकते हैं और क्या आम लोग ये ख्वाब पूरा कर सकते हैं, और फिर ये जॉब छोड़ के सफ़र क्यों इख्तियार किया। लोगों की रोजी रोटी जॉब के साथ लगी होती है, हाँ, और ये आजकल सफ़र के में तो निकल गए। हालात अगर देखा जाए, हालात के मद्देनजर रखा जाए उनको, तो फिर भी एक सवाल जहन में आता है। तो बिलाल से ही जानते हैं। बिलाल, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि ये सफ़र आगाज़ आपने शुरू कैसे किया, फिर ये बताएं कि कौन सी कंट्री आपकी पहली कंट्री थी जहां आप गए, एंड हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस। Yes, Assalamualaikum everyone, and thank you so much for inviting here. So first of all, traveling मेरी लोकल ट्रैवलिंग तो मेरी बचपन से स्टार्ट हो गई थी, और लेकिन जो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग थी वो 2012 में जब मैंने फर्स्ट टाइम अपना हनीमून किया अपनी वाइफ के साथ इन मलेशिया, वहां से बेसिकली मुझे इंटरनेशनल ट्रैवलिंग का एक मजा आना शुरू हुआ। और उसके बाद मैंने ब्रेक नहीं लगाई, और आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं मलेशिया के बाद मैंने थाईलैंड किया, फिर दुबई किया, फिर सऊदीया किया, और 3-4 मुल्क करने के बाद फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता सोचा कि यार इसको अगर कंटिन्यू करना है तो इसका कुछ स्टाइल डिफरेंट करना पड़ेगा, और फिर जो एक्सपर्ट्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो एक्सपर्ट्स में लॉन्ग टर्म ट्रैवलिंग में फॉरनर्स ही हैं जो कि बैकपैकिंग वगैरह किया करते थे। तो फिर डिफरेंट कंट्रीज में जब मेरी फॉरनर से मुलाकात हुई, और उन लोगों से मैं टिप्स वगैरह लिया करता था कि लॉन्ग टर्म ट्रैवलिंग अगर करना चाहे, और क्योंकि वो लोग किया करते थे वहाँ पे अपनी जॉब के अलावा कंटिन्यूस ट्रैवलिंग किया करते थे, तो वहां से फिर टिप्स लेकर मैंने फिर एक प्रॉपर प्लान बनाया, और फिर इंटरनेशनल ट्रैवलिंग को लॉन्ग टर्म लेकर फिर मैं चल पड़ा, और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। मेरा सफर जारी है। बिलाल, मुझे ये बताइएगा कि लोग जॉब्स करते हैं, साल साल जॉब्स करते हैं, पैसे जोड़ते हैं और उसके बाद इंटरनेशनल टूर करते हैं, लेकिन आपने जब ट्रैवलिंग का आगाज़ किया तो उसके बाद आपने इंजीनियरिंग जैसे एक मुस्तहकम शोबे को छोड़ दिया, उस पेशे को आपने पीछे छोड़ के ट्रैवलिंग का आगाज़ कर दिया। सो एक्सपेंसेस कैसे मीट होते हैं और क्या कुछ करते हैं एक्सपेंसेस मीट करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए? तो बिल्कुल ऐसे ही है कि जॉब आपको जब आप कर रहे होते हैं, स्पेशली इंजीनियरिंग जॉब जो कि बहुत हाई पेइंग जॉब होती है, उस दौरान आपका बैंक बैलेंस तो बहुत अच्छा भर रहा होता है, आपको बहुत ज्यादा जो पैकेज है बहुत अच्छा मिल रहा होता है। लेकिन इशू ये आ जाता है कि आपको छुट्टी नहीं मिलती। तो बाज़ औक़ात जब आप पूरा प्रॉपर ट्रिप प्लान भी कर लेते हो, और जो मेरे साथ होता भी था कि ट्रिप आप प्लान कर लेते थे, लेकिन कोई ना कोई ऐसी आपकी साइट के ऊपर, प्लांट के ऊपर इमरजेंसी ऐसी आ जाती थी जिसकी वजह से आपका पूरा ट्रिप या तो कैंसिल हो जाता था या पूरा रीस्केड्यूल हो जाता था। हम्म। तो वहां से भी एक तो मेरे ज़हन में ये आ गया कि यार ये जॉब के साथ ना आप लंबी ट्रैवलिंग तो नहीं कर सकते। तो हम्म। उसके लिए फिर यही मैंने प्लान किया कि आहिस्ता आहिस्ता कुछ ऐसे अपने अर्निंग रिसोर्सेज क्रिएट करूं, ताकि ये जॉब एट लास्ट में इस जॉब से जो है वो छुटकारा पा सकूं, और ट्रैवलिंग का भी स्टार्ट करूं जिसमें बहुत ज्यादा आपकी जो है वो पैसे ना लगे। तो कोशिश यही की कि मैं कुछ अर्निंग रिसोर्सेज अपने क्रिएट करूं, और साथ साथ अपनी ट्रैवलिंग के जो एक्सपेंसेस हैं उनको भी कम करूं, और ओवरऑल भी जो अपना लाइफस्टाइल है उसको भी इतना एक्सपेंसिव ना बना लूं कि जॉब छोड़ने के बाद मुझे जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किलात पेश है। तो सही। इसी और तरह फिर मैंने किया, मैंने जी। अपने रिसोर्सेज भी क्रिएट किए, और उसके बाद साथ साथ जो है वो मैंने अपने बजट ट्रैवलिंग की तरफ मैंने अपना फोकस रखा, और उसी से ही ये फायदा हो रहा है कि सस्टेनेबल टूरिज्म भी मेरा चल रहा है, चाहे वो लोकल ट्रिप हो चाहे वो इंटरनेशनल ट्रिप हो। मैं स्टाइल ऑलमोस्ट सेम रखता हूँ ताकि मेरा कंटिन्यूस एक मुल्क के बाद दूसरा मुल्क होता रहे। तो ऑब्वियसली एक अच्छी जॉब, एक अच्छी सैलरी को छोड़ना इज वेरी डिफिकल्ट, बट अगर आप कंटिन्यूस जॉब करते रहेंगे तो फिर आपके अगर ख्वाब कुछ हो रहे हैं वो आप नहीं कर सकते। हाँ, तो बिल्कुल। अच्छा इसलिए बिलाल, आप 34 से प्रॉपर प्लानिंग जायद करनी ममालिक पड़ती है, और का, प्रॉपर प्लानिंग करने के बाद ही जॉब छोड़ते बिलाल आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे ये बताइएगा कि हैं। जी आप जी बोलिए। 34 से ज़ायद कंट्रीज़ का सोलो सफ़र कर चुके हैं, और बताइएगा कि कौन सा मुश्किल पार्ट था आपकी जर्नी का, कौन सी कंट्री का वीज़ा सबसे ज़्यादा आपको मुश्किल लगा उसके हुसूल के लिए, जिससे आपने कोशिशें की हों। पासपोर्ट पाकिस्तानी तो अब तो हर मुल्क के लिए मुश्किल होता जा रहा है, और बीइंग अ पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर, स्पेशली जो आपके यूएस के और जो वेस्टर्न कंट्रीज के जितने भी वीजास हैं वो आपके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होते हैं। लेकिन मैं आपको अपनी ऑडियंस के साथ भी यही शेयर करूंगा कि अगर आप जेन्युइन ट्रैवलर होते हैं तो आपके लिए वीजा लेना बहुत ज्यादा आसान होता है।
अगर कहीं से भी डिफरेंट कंट्रीज को ये फीलर आ जाता है कि आपके अंदर कोई स्लिप होने का चांस है, तो वो कहीं ना कहीं से डिटेक्ट हो जाता है। तो मैं सब लोगों को ये कहता हूँ कि आप जितनी अपनी प्रोफाइल को जेन्युइन रखेंगे, जब फॉर एग्जांपल आप अमेरिका का वीजा अप्लाई करने जा रहे हो और आपने जो टूरिज्म से रिलेटेड कंट्रीज हैं वो आपने अभी घूमे ही नहीं हुए, तो आपके लिए मुश्किल होगा अमेरिका का वीजा। मैंने अमेरिका का वीजा जब अप्लाई किया तो मैं उससे पहले 6 से 7 कंट्रीज घूम चुका था, अच्छी सैलरी भी थी, अच्छे कंपनी के साथ काम भी कर रहा था। उसकी वजह से आपको वीजा लेना जो कि मुश्किल होता है वो आपको आसान हो जाता है, वो चाहे यूरोप का वीजा हो या चाहे फिर अमेरिका का वीजा हो या फिर इवन चाइना का हो। तो ऑब्वियसली ये चीजें आपके लिए काउंट करती हैं। और आजकल के दौर में, जो कि पहले ये हुआ करता था कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे लोग स्टैम्प्स और स्टिकर्स इकट्ठे किया करते थे, लेकिन मैं अब अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करूं कि ये चीजें अब पुरानी हो गई हैं। अब आपकी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल और आपका यूट्यूब और ये आपका फेसबुक पेज, चाहे आप कंटेंट क्रिएटर हो या नहीं, ये ज्यादा मैटर करता है आपको वीजा के रूल के अंदर। तो अपनी जो इंस्टाग्राम की पिक्चर्स हैं, जो प्रोफाइल है, वो बहुत ध्यान से लगाया करें ताकि वो आपको हेल्पफुल भी रहे अगले वीजा के लिए। और ये जो बैंक स्टेटमेंट वाले चक्कर में लोग पड़ जाते हैं कि बैंक स्टेटमेंट बड़ी होनी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट बड़ी नहीं होगी, अच्छी नहीं होगी तो कोई कंट्री आपको वीज़ा नहीं देगी, ये अब सारी बातें पीछे रह गई हैं। हाँ नहीं, बैंक स्टेटमेंट तो जरूर वो आपको सपोर्ट जरूर करती है, लेकिन बाज़ औक़ात लोग ये करते हैं कि एकदम दोस्तों से पैसे वगैरह इकट्ठे करके क्लोजिंग बैलेंस आपने जो है ना 20-25 लाख कर दिया, लेकिन पिछले 6 महीने में आपके अकाउंट में 10-20 हजार पड़े हुए थे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी एक्चुअल फाइनेंशियल हेल्थ का पिछले 1 साल की स्टेटमेंट या 6 महीने की स्टेटमेंट से लगता है, तो वो भी वहां से वो आपके जो जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अगर आप टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो, तो अगर आपकी सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ट्रांसपेरेंट हैं, आप फाइलिंग कर रहे हो हर साल में अपने गवर्नमेंट को भी, और क्रेडिट रेटिंग आपकी चेक होती है, वो भी अगर आपकी अच्छी है, तो आपके लिए इजी हो जाता है सारे कंट्रीज का वीजा। और आई थिंक यही मेरी वीजा लेने की स्ट्रेंथ भी रही है। स्पेशली अभी चाइना का वीजा भी बहुत डिफिकल्ट हो गया है, यूएस का हो गया या यूरोप का हो गया, साउथ कोरिया का हो गया, इवन हांगकांग में भी 2 वीक्स पहले विजिट करके आया हूँ। तो इन सब में अगर कोई चीज आपको हेल्पफुल करती है तो वो आपकी ट्रांसपेरेंसी है, जो आपने अपनी सोशल मीडिया पे भी रखी हुई है, और अपनी फाइनेंशियल जो आपकी सिचुएशन है उसको भी आप कितना अच्छा ट्रांसपेरेंट रखते हो विद द गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, जो कि मैं अपने टैक्स रिटर्न्स में एक एक चीज मेंशन करता हूँ हर साल, तो वो बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहता है। सही। अच्छा, पेरेंट्स का रोल भी बता दीजिएगा बिलाल, कितना इंपॉर्टेंट रहा, क्योंकि जिस तरह हमने पहले बात की ना कि इंजीनियरिंग का शोबा आपने छोड़ा, इतना मुस्तहकम शोबा था, तो क्या उनकी पूरी सपोर्ट थी आपके साथ? बिल्कुल, ये अगर सपोर्ट नहीं है आपकी फैमिली की तो आप ये ऐसा स्टेप ले ही नहीं सकते। Exactly. तो क्योंकि मेरे फादर ही एक्चुअल में, ये मुझे अपने फादर से ही ब्लड में ट्रांसफर हुई है ट्रैवलिंग, तो फादर तो मेरे बहुत ज्यादा सपोर्टिव रहे हैं। मदर ने बहुत ज्यादा मुझे ऑल्दो स्ट्रिक्ट किया, लेकिन फिर भी ओवरऑल वाइफ की तरफ से भी और फादर की तरफ से भी मुझे सपोर्ट रही। और ये सपोर्ट हो तो ही आप ये कर सकते हैं, अदरवाइज आपके लिए ये मुश्किल है। बिकॉज जब आप जॉब कर रहे होते हैं, आपकी सैलरी एज एन इंजीनियर बहुत ज्यादा होती है, और वो जो लग्जरी आपको कॉर्पोरेट जॉब आपको दे रही होती है, मैंने ये सवाल भी इसीलिए आपसे किया था, आपको इसके ऊपर पे चेक नहीं आना होता। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, आजकल के मौसम में मुझे ये बताइएगा कि मानसून का मौसम चल रहा है और हर तरफ बारिश है, स्पेशली पूरे पाकिस्तान की बात की जाए बड़े शहरों में, फिर जो आपके हिल स्टेशन है वहाँ पे बारिश है, तो आप एज ए ट्रैवलर क्या कुछ सुनने वालों को कहना चाहेंगे कि इस मौसम में ट्रैवल करना चाहिए, और अगर ट्रैवल करना चाहिए तो कौन सी डेस्टिनेशंस हैं? मैं तो इस मौसम में स्पेशली ये कहता हूँ कि उन जगहों के ऊपर ना जाएं जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, और स्पेशली ये जो 2-3 हफ्ते आते हैं जिसमें बारिशें बहुत ज्यादा होती हैं। तो मैं इवन अभी पर्सनल फैमिली के साथ ये भी ट्रिप पे जा रहा हूँ, तो मैं लिमिट कर देता हूँ, मैं बहुत ज्यादा आगे नहीं जाता, गलियात सेक्टर, नथिया गली, यहीं तक रहता हूँ। लेकिन जब मैं बाइक ट्रिप करता हूँ तो मैं या तो मई के अंदर करता हूँ, या मैं इस रेनी पीरियड का सीजन जब गुजर जाता है उसके बाद करता हूँ, अगस्त के एंड के अंदर जाकर। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट ये होगी कि ये वाला जो टाइम है, इसमें जहाँ पे आपकी बहुत ज्यादा लंबा रोड का ट्रैवल आता है, वहां पे वो वाला ट्रैवल एटलीस्ट थोड़े दिन के लिए डेफर कर दें, जैसे कि हुंजा हो गया, स्कर्दू हो गया, गिलगित हो गया, यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो क्योंकि छुट्टियों का टाइम होता है तो लोगों से रहा भी नहीं जाता, बच्चों को लेकर जाना होता है, उस वजह से लोग फिर रिस्क ले लेते हैं। लेकिन अगर आपको जाना भी है तो एटलीस्ट वेदर फोरकास्ट जरूर देखकर जाएं, और अपने दरमियान में ब्रेक जरूर रखें, मार्जिन जरूर रखें, ताकि अगर कोई मिसहैप होता भी है कि लैंडस्लाइडिंग होती है तो आपके पास कोई जल्दी ना हो, ताकि उस जल्दी की वजह से आपको गलत फैसला ना ले। सही। 34 ममालिक से जायद तो आप सफर कर चुके हैं सोलो, अब नेक्स्ट क्या प्लान है आपका? नेक्स्ट प्लान अभी यही है कि अभी तो फिलहाल मैं ये जो ट्रिप करके आया हूँ, इनकी पहले एपिसोड्स अपने चैनल के ऊपर रिलीज कर रहा हूँ,
और नेक्स्ट प्लान इंशाल्लाह मेरा ये रिलीज करने के बाद सेंट्रल एशिया को मैं कवर करूंगा, जो मैं काफी देर से प्लान कर रहा हूँ, रशिया और जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं। इधर की मुझे बैक पैकिंग करनी है, बस क्योंकि दुनिया के हालात भी कुछ ऐसे चल रहे हैं, हमारे ट्रैवलर्स के लिए मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। इधर का कंट्री प्लान करते हैं तो इधर कोई जंग छिड़ जाती है कुछ इधर का प्लान करते हैं तो ये भी चीजें हमारी साथ प्लानिंग खराब कर रही थी। लेकिन अभी रशिया वाली साइड और जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, इंशाल्लाह इन सारे कंट्रीज को मैं इंशाल्लाह कवर करके चलें बिलाल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हम उम्मीद करते हैं कि जब आप 100 ममालिक का दौरा कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, या फिर निस सेंचुरी पे भी मुलाकात हो सकती है, 50 के ऊपर भी आपसे हम मुलाकात करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और ज़ात के आप वक्त हो चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस।